हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के कृतिका बुक से साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। गंतोक भ्रमण के दौरान रात के समय लेखिका ने पहाड़ों की तराई में फैले विस्तृत शहर को रंगीन रोशनियों से जगमगाते हुए देखा तो वह सम्मोहित हो उठी। उसने हैरानी से जगमगाती रोशनी से घिरे शहर को देखा तो लगा मानो आसमान उल्टा पड़ा था। आसमान के सारे तारे जमीन पर आकर टिमटिमाने लगे थे। तराई में तारों के गुच्छे की झालर सी लटकती दिखाई देती थी। गंतोक मेहनतकश बादशाहों का शहर लगता था। यहाँ की हर सुबह, शाम और रात खूबसूरत थी। लेखिका इस रहस्यमयी सितारों भरी रात में गंतोक को देखकर सम्मोहित होकर चेतना की गहराइयों में डूब गई। चेतना के इस स्तर पर पहुंचकर उसे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई। दूसरा प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। इसका उत्तर है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि गंतोक शहर को सुंदर बनाने में यहाँ के श्रमिक वर्ग के साथ साथ यहाँ का आम आदमी का भी काफ़ी सहयोग है। यहाँ प्रकृति ने तो सौंदर्य बिखेरा ही है, इसके साथ यहाँ के लोगों ने कड़ी मेहनत करके इसे और भी सुंदर बना दिया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर है, गंतोक से 149 किलोमीटर दूर स्थित युमथांग के क्षेत्र में कहीं कहीं 108 सफ़ेद पताकाएं एक कतार में लगी मिलती हैं। कहीं कहीं रंग बिरंगी पताकाएं लगी मिलती हैं। इन पताकाओं पर बौद्ध मंत्र भी छपे होते हैं। श्वेत बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक थीं। श्वेत पताकाएं तब फहराई जाती हैं जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। रंगीन पताकाओं का फहराया जाना किसी नए कार्य की शुरुआत की ओर संकेत करता है। चौथा प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका को जितेन नार्गे ने सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पहला, प्रकृति संबंधी जानकारी। जितेन नार्गे ने लेखिका को प्रकृति संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि वहाँ के नगर तराई में स्थित हैं। नगर की चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी घाटियों में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। जगह जगह पाइन और धूपी के वृक्ष होते हैं। अनेक नदियाँ व झरने बहते हैं। हिमालय का यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ही पर्यटकों को आकृष्ट करता है। पर्वतीय शिखरों से बहते सफ़ेद दूध से झरने, चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच बहती इठलाती सुंदर नदियाँ स्वर्गिक सुख देते हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य में मनुष्य की सभी दुष्ट वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। पर्वत, झरने, फूलों से भरी वादियाँ न केवल मोहित करती हैं बल्कि सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग का डूबता सूरज अपने स्वर्णिम और सात्विक आभा लिए इंद्रधनुषी छटा बिखेरता हुआ असहनीय हो उठता है। भौगोलिक जानकारी उसने दी कि जितेन नार्गे ने लेखिका को गंतोक शहर की भौगोलिक जानकारी देते हुए बताया कि इस पहाड़ी, मैदानी, तराई वाले इलाके में खूब ठंड पड़ती है। रास्ते गहरी घाटियों वाले टेढ़े मेढ़े व ऊंचे नीचे हैं। यहाँ बर्फ व धुंध के कारण रास्ते फिसलन भरे भी होते हैं। यहाँ सामान्य तापमान माइनस में पहुँच जाता है। जनजीवन संबंधी जानकारी। जितेन नार्गे ने लेखिका को जनजीवन संबंधी जानकारी देते हुए बताया
कि यहाँ के लोग बड़े मेहनती व सफाई पसंद करते हैं। यहाँ के लोग बौद्ध मतावलंबी हैं। औरतें मेहनत मजदूरी के अतिरिक्त गर्म वस्त्रों की बुनाई करती हैं। पहाड़ी औरतें पहाड़ों को काट छांट कर नया रूप देने के लिए कुदाली चलाकर आजीविका पाती हैं। यहाँ की जीवन शैली अति परिश्रमी है। यहाँ के लोगों के पास बड़े बड़े चाय बागान भी हैं। लोग मवेशी भी पालते हैं। लोगों के मनोरंजन के लिए लोकगीत व लोक नृत्य हैं। लोग पर्वतों, नदियों, जंगलों की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग बंदरों का मांस भी खा लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? इसका उत्तर है, लॉन्ग स्टॉक स्थान पर एक कुटिया में घूमते धर्म चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक से दिखाई दी। इसका मुख्य कारण यह था कि जितेंद्र नारगे ने लेखिका को बताया कि इसे घुमाने से घुमाने वाले के सभी पाप धुल जाते हैं। नारगे का यह कथन सुनकर लेखिका को लगा कि संपूर्ण भारत के लोगों में पाप पुण्य विषय को लेकर एक ही आस्था, विश्वास, अंधविश्वास व अवधारणाएं व्याप्त हैं। छठा प्रश्न है, जितेंद्र नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। इसका उत्तर है, जितेंद्र नारगे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। उसमें एक कुशल गाइड के सभी गुण प्रचुर मात्रा में थे। वह उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था, अतः वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। उसे सिक्किम की पूरी जानकारी थी। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होते हैं। उसे देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं एवं स्थानों की जानकारी होती है। वह अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह जानता है। वहाँ के इतिहास और भूगोल से पूर्णतः विज्ञ होता है। वह अपने से संबंधित भ्रमणकर्ता की रुचि को बनाए रखता है। वह रहस्यमयी बातों को बताकर यात्रा को रोचक बना देता है। गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए। सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। इस पाठ में लेखिका ने हिमालय के विभिन्न रूपों को चित्रित किया है। जैसे युमथांग से ऊंचाई पर चढ़ते हुए छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देने वाला हिमालय लेखिका को अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ चमकता दिखाई दिया। हिमालय का हर रूप लेखिका को पल पल परिवर्तित होता नजर आ रहा था। लेखिका को हिमालय नगपति लगा, जिसे वह सलामी देना चाहती थी। लेखिका को हिमालय पर स्थित सौंदर्य आत्मिक सुख देने वाला लगा। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं कहीं हिमालय बादलमय था। लेखिका को गगनचुंबी हिमालय डूबते सूरज के स्वर्णिम आभा में चंद्रधनुषी छटा बिखेरता दिखाई देता था। लेखिका को लगता है कि रात घिरने पर हिमालय काला कंबल ओढ़ लेता है। कटाव पहुंचने पर लेखिका को हिमालय पर्वत आधा काला हरा दिखाई देता था, मानो उस पर किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो। ताज़ा बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर लगता था मानो साबुन के झाग हों। बर्फ से ढके हिमालय लेखिका को चांदी जैसे चमकते पहाड़ लगते थे। लेखिका को हिमाच्छादित पहाड़ आध्यात्मिकता के केंद्र लगे, इसलिए लेखिका ने उन्हें करुणा का अवतार बुद्ध भी कहा है। उसने हिमालय के इस अतीन्द्रिय स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। तात्पर्य यह है कि लेखिका ने हिमालय को सर्वे भवन्तु सुखिन महामंत्र युक्त कल्याणकारी बताया है। आठवां प्रश्न देखते हैं। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? इसका उत्तर देखिए।
प्रकृति के उस विराट और अनंत स्वरूप को देखकर लेखिका को अनुभव हुआ कि घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे वे किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस सुहावने मौसम को देखकर अन्य सभी सैलानी गाना गाने लगे, पर लेखिका मौन थी। वह किसी ऋषि की भांति इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। उसके भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? इसका उत्तर है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ते हुए दिखाई दी। इस दृश्य ने लेखिका को झकझोर दिया। पहाड़ों पर औरतें अपने बच्चों को पीठ में लादकर सड़क बनाने के काम में लगी रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मवेशी चराने, लकड़ी ढोने का कार्य भी करते हैं। पहाड़ों पर काफ़ी कम तापमान होते हुए भी फौजी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये सारे दृश्य लेखिका को झकझोर गए। 10वां प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? उल्लेख करें। इसका उत्तर है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में अनेक लोगों का योगदान होता है, जैसे गाइड का, ड्राइवर, भ्रमण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग और सहयात्रियों का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। लेखिका ने अपने भ्रमण के दौरान पर्वतीय क्षेत्र में कठिन जीवन संघर्ष करती स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखकर यह कथन कहा। देश की आम जनता श्रमिक के रूप में है। यह जनता बहुत कम लेती है, अर्थात उनके परिश्रम के बदले उन्हें बहुत कम धनराशि मिलती है। ये अपने श्रम साध्य कार्य के माध्यम से समाज को बहुत अधिक लौटा देती हैं। आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इन्हीं के श्रम के कारण देश में आर्थिक समृद्धि आती है। यदि आम जनता काम ना करे तो देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। आज सर्वत्र प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप हम प्रदूषित जीवन जी रहे हैं। औद्योगिक विकास ने पृथ्वी पर से वन, खेत, नदियाँ, पहाड़ सभी नष्ट कर दिया है। विकास में सृजनात्मक होनी चाहिए, ना कि विध्वंस। आज की पीढ़ी महानगरीय संस्कृति का अंधानुकरण करके विनाश के मार्ग पर चल रहा है। अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिसके कारण पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का खतरा निरंतर बढ़ते जा रहा है। नदियों के जल को प्रदूषित करने में भी आज की पीढ़ी आगे है। इन नदियों में कल कारखानों की गंदगी डाली जाती है। नगरों, शहरों का कूड़ा गंदगी को बहा दिया जाता है। इसे रोकने के लिए हमारी भूमिका निम्न होनी चाहिए। वृक्षों को काटने से रोकें, नए वृक्ष लगाएं तथा उनकी देखभाल करें। नदियों की पवित्रता को बनाए रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है।
प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। इसका उत्तर है प्रदूषण के कारण तापमान वृद्धि के चलते स्नोफॉल की कमी हुई है। इसी के साथ प्रदूषण के कारण जंगल और जंगली पशु लुप्त होते गए हैं। प्रदूषण के कारण भूमि की उत्पादन क्षमता कम हुई है। नदियां सूख गई हैं। जल प्रदूषण भी घातक स्तर तक पहुंच गई है। वायु प्रदूषण के कारण मानव जीवन संकट की स्थिति में है। इसके कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है, जिससे सांस और हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप बहरेपन का रोग तथा हृदय के रोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कटाव टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसी कारण यहाँ एक भी दुकान नहीं थी। वहाँ दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। हमारी दृष्टि में कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। दुकान के वहाँ ना होने से उस स्थान का व्यवसायीकरण नहीं हो पाया है। वह स्थान स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर बना हुआ है। यदि यहाँ एक भी दुकान खुली तो फिर दुकानों की लाइन लग जाएगी और सैलानियों का आवागमन शुरू हो जाएगी। इससे यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। सुख सुविधाओं के अभाव में वहाँ लोगों की भीड़ ना होने से प्रकृति को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य वास्तविक रूप में विद्यमान रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका उत्तर है, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर हिम के रूप में प्रकृति ने जल संचय की स्वयं व्यवस्था कर दी है। प्रकृति के हिम शिखर जल स्तंभ की तरह हैं। प्रकृति सर्दियों में यहाँ बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में जब चारों ओर जल के लिए त्राही त्राही मचती है, तब ये बर्फ पिघलकर नदियों में जल धारा के रूप में बहकर हमारी प्यास को बुझाती है। इस प्रकार प्रकृति ने जल संचय की बहुत उत्तम व्यवस्था कर रखी है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, देश के सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, देश की सीमा पर बैठे फौजी विषम संकट और परिस्थितियों में रहकर भी अपने देश की रक्षा का काम करते हैं। वे भयंकर सर्दी को झेलते हैं। उनके लिए खाने पीने की चीज़ों का भी अभाव रहता है। वे न केवल सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि विदेशी घुसपैठियों आक्रमणकारियों से भी जूझते रहते हैं। वे समय समय पर देश को खंडित करने वाली ताकतों से भिड़ते ही रहते हैं, जिनमें फौजियों को आत्म बलिदान भी करना पड़ता है। देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम फौजियों को सम्मान दें, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हर प्रकार का सहयोग दें। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।